हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 16 अगस्त 2017 है और हमारे बीच से एक बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े कवि और बहुत बड़े विचारक अटल बिहारी वाजपेयी आज ही के दिन उसका पुण्यतिथि मनाते हैं। 16 अगस्त 2018 को निधन हुए थे, तो उसके बारे में बात करेंगे, पहली बात है। और G20 का जो है अभी फिल्म महोत्सव का आयोजन होने वाला है, उसकी बात करेंगे। और कल प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से हर साल के भांति इस साल भी कुछ घोषणा किए हैं, पहले भी करते थे। जितनी भी बड़ी बड़ी योजना देख रहे हैं आप, जनधन योजना हो या आपका स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, या फिर आपका जितना भी आप योजना देखते हैं, ठीक है, डिजिटल इंडिया हो, स्वच्छ अभियान हो, ये सारा हमेशा से 2014 से लेकर अब तक मोदी जी लाल किला में आके घोषणा करते हैं, फिर जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस बार भी त्रिवेणी शब्द का यूज़ किया गया है, कुछ बात कहा गया है, ठीक है, क्या क्या चीज़ का घोषणा किया, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी है। और इस बार ये भी बोले हैं कि 2024 में जो है फिर 15 अगस्त का झंडा हम ही आके फहराएंगे। तो इसमें जो है विपक्ष का नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आरजेडी प्रमुख हमारे लालू प्रसाद यादव जी, वो भी कुछ टीका टिप्पणी किए हैं। तो इन सब सारे चीज़ों पे बात होगा। तो चलिए हम लोग का जो महत्वपूर्ण बात है वो सब बात करेंगे। तो चलिए आते हैं, हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने टॉपिक में। तो हम लोग का टॉपिक देख लीजिए, ये मोदी जी का कल का जो भी 77वां 15 अगस्त। अच्छा, एक बात बताइए, जो 77वां 15 अगस्त कल स्वतंत्रता दिवस मना है, उसका थीम क्या था? तो ये भी जान लीजिए। क्या उसका थीम ये था, मतलब नेशन यानी राष्ट्र प्रथम, ठीक है, सदैव प्रथम। तो ये बात आप लोग जानते चलिएगा, क्योंकि आप 77वां स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मगर ये पूछा जाएगा कि जो 77वां स्वतंत्रता दिवस हुआ था उसका थीम क्या रखा गया था। तो याद रखिएगा, ठीक है, सदैव राष्ट्र प्रथम होगा, तो सदैव प्रथम ही रहेंगे, ठीक है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है। तो ये वाला इस बार थीम था, तो ये वाला बात करेंगे। उसके बाद ये सारा चीज के बारे में, G20 के बारे में बात करेंगे। G20 का भी यूथ 20 भी सम्मेलन होने जा रहा है आपका वाराणसी में, और फिल्म G20 का फिल्म महोत्सव दिल्ली में होने जा रहा है, इसकी बात होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, बिंदेश्वर पाठक के बारे में आप लोग जानते हैं, जो सर में मैला ढोने का प्रथा को खत्म करने के लिए टॉयलेट मैन के नाम से जानते हैं। बिंदेश्वर पाठक को हमारे बिहार के हाजीपुर के रहने वाले थे, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। पद्म भूषण प्राप्त किए, उसी का आज के दिन निधन हो गया है। तो ये बहुत ये रुस्तम पुरस्कार दिया जाता है हर बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो उसके बारे में बात करेंगे। बीच में बंद कर दिया गया था, फिर प्रारंभ किया गया है। उसके बाद आज नवरोज त्योहार है, यानी 16 अगस्त को, मतलब जो पारसी धर्म के जो मानने वाले हैं वो अपने नव वर्ष के रूप में नवरोज त्योहार को मनाते हैं। तो नवरोज त्योहार की बात होगा। चलिए, उसके बाद अब अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात होगा कि UNO में गए थे, सबसे पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे 1977 में। विदेश मंत्री भी रहे हैं, 10 बार लोकसभा सदस्य जीते हैं, प्रधानमंत्री जब हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री थे। सबसे कम समय के लिए, मात्र 1996 में जब 10वें प्रधानमंत्री बने थे, 13 दिन के लिए ही प्रधानमंत्री पद पे थे। फिर 98 से 99 में 13 महीना के लिए रहे थे। फिर 1999 से आपका 2004 तक पूरा कार्यकाल पूरा किए थे, ठीक है। तो इसके बारे में बात होगा। चलिए आते हैं, प्रारंभ करते हैं, क्वेश्चन लाइए। तो सबसे पहले आपको क्या बोले कि हमारा जो देश है, हमारे देश में जो स्वतंत्रता दिवस एक बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व को जितने भी भारतीय नागरिक हैं, देश में हो या विदेश में हो, बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। और इस दिन का जितने भी खास के विद्यार्थी हैं या जो भी बेरोजगार हैं, वो तो इस दिन का बहुत ही ज़्यादा मतलब आने का वो करते हैं कि अगर आएगा तो प्रधानमंत्री के द्वारा हम युवाओं के लिए, हम बेरोजगारों के लिए कुछ घोषणा किया जाएगा। तो उसी घोषणा की बात करते हैं। और हर वर्ग, ऐसा नहीं है सिर्फ विद्यार्थी वर्ग, यानी बेरोजगार, तो हर वर्ग, वो कोई भी हो, वो कर्मकार से लेकर विद्यार्थी तक जो भी लोग हो, उसके लिए हर बार प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ घोषणा करते हैं। तो इस बार का घोषणा में देखिए, सबसे पहले इस बार का क्या घोषणा क्या किया गया है कि 17 दिसंबर को विश्वकर्मा योजना का लॉन्च किया जाएगा। 13 से 15 हजार करोड़ के करीब इतना रुपया लेकर के जो है विश्वकर्मा। देखिए, विश्वकर्मा योजना कौन हो जाएगा? जितने भी कर्मकार लोग हैं, ठीक है, OBC समाज के जो भी हैं, जैसे कोई राजमिस्त्री हो या फिर कोई लोहार हो, जो भी वो मशीन के माध्यम से हो या फिर हाथ के माध्यम से कोई भी कर्मकार करे, तो उसी के लिए अपने प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पे, प्रधानमंत्री का जन्म दिवस क्या तारीख को मना? कोई कहेगा आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, तो क्या कहिएगा? 17 दिसंबर को। और इस बार 2023 में उसका 72वां जन्मदिन है। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना लॉन्च करने की बात किया गया है, ठीक है। 13 से 15 हजार करोड़ मतलब करोड़ के आवंटन में इतना करेगा। आप क्या क्या घोषणा करेगा, मगर 17 तारीख को बोला। उसके बाद 10,000 से बढ़ाकर 25,000 जन औषधि केंद्र के बारे में आप लोग जानते हैं। जो दवा आपको आम दवाई दुकान में 500 का मिलेगा, तो जन औषधि केंद्र में आपको सस्ता से सस्ता दवाई मिलता है। अगर आपके शहर में है तो आप उसका जरूर लाभ उठाएं। तो उसका क्या करने वाला है, बहुत आगे जो है 10,000 से बढ़ाकर कितना केंद्र रखने की बात किया है, बोला है कि हम 25,000
कर देंगे, ठीक है। कितना करेंगे? 25,000 करेंगे। ये बात याद रखिएगा। आप कहिएगा कि ये आयुष मंत्रालय के तहत ये काम करते हैं, जन औषधि केंद्र, ठीक है। आयुष मंत्रालय का गठन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2014 में किया गया था। ये भी बात समझते चलिएगा, ठीक है। देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। अभी आयुष मंत्री हम लोग का सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, ठीक है। और एक आयुष्मान, वो अपना जो है डिजिटल हेल्थ के लिए जो 5 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है, वो 2018 से प्रारंभ किए थे। ये सब चीज याद रखिएगा। तो उसको बढ़ा करके कितना करने वाले हैं? 25,000 का बात किए हैं। उसके बाद विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया जाएगा। कहेगा कि कितना लाख रुपया, कितना करोड़ रुपया से, तो प्रधानमंत्री अपने मुंह से बोले हैं कि 13 से 15,000 करोड़ रुपया से इतना से हम लॉन्च करेंगे। अब अपने जन्मदिन में क्या घोषणा करते हैं, उसी दिन पता चलेगा कि हमारे जो भी मजदूर भाई है उसके लिए क्या घोषणा करते हैं, कितना क्या करते हैं, ठीक है। आज जितने भी लोग, अब देखिए बहुत सारे लोग क्या है ना, शहर में रहते हैं, ठीक है, कम पैसा कमाते हैं और बहुत ज्यादा भाड़ा दे देते हैं, मतलब रेंट में चला जाता है। तो उसके लिए सरकार शहरों में किराए पर मकान पर रहने वाले को बैंक से लोन पर रियायत दिया जाएगा। आप कितना रियायत देंगे ये पता नहीं है, मगर जो भी शहर में रहते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा भाड़ा देते हैं, बहुत कम इनकम है उसका, तो अगर वो लोन लेता है, घर बनाता है कहीं पे, तो उसका जो लोन जो लेंगे उसको रियायत देंगे, बहुत कम छूट देगा या फिर कुछ सब्सिडी देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। उसके बाद 5 साल में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति बनाने का बात किया गया। देखिए आर्थिक शक्ति क्या होता है, अभी आप जानते हैं, अभी प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 2014 से पहले हमारा देश जो है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पूरे विश्व में 10वें स्थान पे थे, अभी ये 5वें स्थान पे है। तो ये बोले हैं कि 5 साल में हम कितना, तीसरा, तो 5 साल अभी 23 चल रहा है, तो फिर 27-28 में कितना हो जाएगा, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में बोला है। और 2047 तक क्या बोला है कि हम जो है विकसित राष्ट्र। अब देखिए विकसित और विकासशील में क्या अंतर होता है बता देते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में तो जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का जो है ना, उसमें आप मतलब क्या होता है, पर व्यक्ति जो इनकम होता है, आय होता है, उसमें अधिक होता है, तो उसी पे पर व्यक्ति कैपिटा इनकम जो होता है उसी पे वर्ल्ड बैंक एक मतलब निर्धारित करता है। उसी में अगर जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक होता है तो वो विकसित होता है, जिसका कम होता है तो उसको विकासशील में रखता है, और जिसका सबसे कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्प विकसित कहते हैं या पिछड़ा देश कहते हैं, जो भी कह लीजिए। तो ये 3 कैटेगरी है। और इसी कैटेगरी में जैसे देखते हैं ना, बड़ा बड़ा समूह संगठन बनता है, जैसे G7 है, तो G7 क्या हो जाएगा आपका, विकासशील राष्ट्र नहीं है, विकसित कंट्री है सारा। G7 में जितना भी आपके कौन है, अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, जापान है, सब क्या है, सब विकसित देश है। तो विकसित देश का जो समूह है वो G7 है, और विकसित और विकासशील का मिला के कहेगा तो आपका G20 हो जाएगा। तो अलग अलग इस सब देश में क्या है, व्यापार होता है, ठीक है। पूरे विश्व का 85% GDP, 75% व्यापार G20 का जो समूह है वो अकेले करती है। तो ये समूह बना के अपने एक दूसरे में करते हैं। तो वही है, 2047 तक सरकार, मोदी जी बोले हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जब आजादी के 100 साल पूरा करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, एक विकसित राष्ट्र का ध्वज ऊपर में फहराएंगे। और कहां से फहराएंगे, लाल किले से फहराएंगे। तो एक अपना एजेंडा में रखा है, तो ये बात हो जाएगा। उसके बाद त्रिवेणी शब्द का प्रयोग किया गया। आप देखिए ये त्रिवेणी क्या है, जानते हैं आप लोग। अभी देखिए जनगणना आपके हिसाब से नहीं जाइएगा, क्योंकि 2011 में जो जनगणना हुआ था वहां आपका 1 अरब 21 करोड़ की बात हो रहा है, तो वो अलग। अभी जो UNO का जो रिपोर्ट आया है, पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या अपने भारत का है, ठीक है। कितना है, तो आपको इससे पहले भी वीडियो में बोल रहे थे, 142 करोड़ 86 लाख है, यानी पूरे। तो इसी में त्रिवेणी में सबसे पहले क्या बोले थे, सबसे पहले बोले थे डेमोक्रेसी, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का सबसे बड़ा युवा कामगार हमारे भारत में रहता है। तो क्या बोले थे, त्रिवेणी शब्द का यूज किए थे। इस त्रिवेणी में आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या कहिएगा, डेमोग्राफी है, क्या है, डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी। सबसे पहले क्या कहिएगा, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी। ये सब चीज जानते चलिएगा, ये आपको ये काम देगा, ठीक है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, और एगो क्या था, एगो डाइवर्सिटी, ठीक है, एगो क्या था, डाइवर्सिटी है, विविधता। तो हमारे देश में ये तीनों चीज सबसे अधिक, सबसे ज्यादा आपको बोले थे ना, सबसे ज्यादा विविधता वाला देश। हर 10 किलोमीटर में, हर 100 मीटर में भाषा चेंज, खाना पीना चेंज, रहन सहन चेंज। तो सबसे अधिक डाइवर्सिटी वाला हमारा देश आता है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला हमारा देश में आता है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश यानी भारत देश। तो इस त्रिवेणी शब्द का बात कहा था, तो ये, और लोकतंत्र की जननी भी हम ही लोग हैं। मोदी जी कई बार ये बात बोले हैं कि लोकतंत्र का जननी भारत ही, बट किताब में कहीं आपको लोकतंत्र का जननी ब्रिटेन देता है या कहीं देता है, मगर आप लोग जानते हैं जब प्राचीन इतिहास पढ़िएगा तो आपको वैशाली मिलेगा कि सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था आपका कहाँ था, वैशाली में था, ठीक है, वज्जी संघ में भी था, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा जानते चलना है। तो यहाँ पे आपका मोदी जी जो है 3-4 बात बोले थे, ये चीज याद रखिएगा कि जो भी लोग शहर में रहते हैं, ठीक है, शहरी लोगों के लिए जो है घर लेने के लिए कुछ रियायती करेगा। उसके बाद जो है
1000 जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। और 17 सितंबर को आपका क्या करेगा, विश्वकर्मा, उसी दिन विश्वकर्मा जी का जन्मदिन भी होता है, तो उसी दिन 17 सितंबर को जो है वो इस चीज का लॉन्च करने वाले हैं। और त्रिवेणी शब्द में आप ये 3 चीज याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारा है, और सबसे ज्यादा विविधता वाला देश। ठीक है, एकता में विविधता है, कौन कहते हैं, ये आपका मार्शल जी कहते। तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, ये मोदी जी हैं, देखिए गए थे झंडा फहराने के लिए 77वां। हाँ, यहाँ पे तो आपको एक बात बता ही दिए ना, बोल आपको, देखिए ये बात आप जानते चलिएगा कि इस बार का जो थीम था, इस बार का थीम क्या रखा था, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी अगर आपका राष्ट्र अगर पहला रहता है तो आप सदैव पहले ही रहिएगा। तो ये हमारा देश का इस बार थीम था। चलिए नेक्स्ट कीजिए, बढ़ाइए। मोदी जी हैं, देखिए झंडा उत्तोलन कर रहे थे 17वां स्वतंत्र दिवस इस बार हम लोग मनाए हैं। ठीक है, कहाँ से, और एक चीज आपको बता देते रहे हैं, और जो बहुत बार पूछता है, लाल किला में सबसे अधिक बार कहेगा कि झंडा कौन फहराया है, तो आपको बता देना है, नेहरू जी फहराए थे, देश के पहले प्रधानमंत्री 17 बार। उसके बाद दूसरी बार अगर सबसे उसके बाद कौन फहराए हैं, तो इंदिरा गांधी जी फहराई थी 16 बार। और आपको अगर कहता है कि गैर कांग्रेसी ऐसे प्रधानमंत्री कौन है जो सबसे अधिक बार देश मतलब लाल किला पे झंडा फहराए हैं, तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलना है। ठीक है, ये 10वीं बार तो इस बार फहराए हैं झंडा लाल किला में, ये 10वीं बार था। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके साथ समझते चलिएगा। ठीक है, पहली बार कब बनाए थे, तो कल इस पे हम एक वीडियो बना चुके थे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा कल वाला वीडियो देखिएगा। हम बता चुके हैं वहां के पे कि 15 अगस्त के ही दिन 15 अगस्त के दिन ही स्वतंत्रता के लिए ये दिन निर्धारित क्यों किया था माउंटबेटन द्वारा, जापान से क्या कनेक्शन है। ठीक है, उसके बाद ये भी बताए थे कि लाल किला में झंडा क्यों फहराते हैं, लाल किला का सबसे पहले लोकतंत्र राष्ट्र का संकल्पना भारत में कब आया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहले सल्तनत काल था, फिर मुगल काल था, फिर जाके लोग, फिर अंग्रेज आया, अंग्रेज का गुलाम रहे, तो अंग्रेज आया तो बहुत पहले। अंग्रेज का अगर ऐसे मानिएगा तो 1757 से ही अंग्रेज हम लोग पर शासन करना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शुरू कर दिया था। 1857 में पहली लड़ाई होता है, तो सबसे पहली बार जो मुगल का जो है बादशाह था, मुगल का बादशाह पहली बार उसको सत्ता से हटाया गया था 1857 में आपका दिल्ली में जाकर के। तो पहली बार जो है लोकतंत्र राष्ट्र का जो उद्भावना होता है आपका 1857 में ही होता है, जो सारे लोग मिल करके अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे, तो उसी का महत्व था लाल किला में तब से लेकर आज तक, यानी लोकतंत्र का एक तरह से आपको प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज है। चलिए कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको इससे थोड़ा कंसेप्ट मिल जाएगा। अब आगे आते हैं, पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर किया जाएगा। देखिए पारंपरिक चिकित्सा वही है आयुष मंत्रालय जो अभी आपको बोले, और ये आपका गांधीनगर में किया जाएगा। गांधीनगर नहीं ऑप्शन है, तो अगर गुजरात है तो गुजरात कहाँ पे पड़ता है, गांधीनगर में पड़ता है, तो आप इसको गुजरात मार दीजिए। क्या मार दीजिए, गुजरात मार दीजिए। ये बात आप जान जाइए कि गुजरात हो जाएगा आपका आंसर, गुजरात के गांधीनगर में होने वाला है। ठीक है, क्या कहिएगा, गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है ना, ये बात आप समझते चलिएगा। गुजरात के गांधीनगर में होगा जन औषधि पर वैश्विक शिखर सम्मेलन। कहाँ होने जा रहा है, गुजरात के गांधीनगर। कौन मंत्रालय किया जा रहा है, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आयुष मंत्रालय के साथ साथ कौन करेगा, WHO करेगा। ये भी जाते चलिए। ठीक है, WHO का जो है टेड्रोस अधोनम है, इसका क्या है, इसके मुख्य अधिकारी है कौन, टेड्रोस अधोनम। ठीक है, WHO का मुख्यालय जेनेवा है। ये सब चीज जानते चलिएगा। ये दोनों के आयुष मंत्रालय और WHO के सहयोग से जो है पहली बार गांधीनगर के गुजरात में आपका वैश्विक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। आयुष मंत्री, ठीक है, ये आयुष मंत्री हम लोग का कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है। ये बात आपको जानना है। ठीक है, और WHO का मुख्य कौन है, तो टेड्रोस अधोनम है। ठीक है ना, ये बात जानिएगा आयुष मंत्री के बारे। और आयुष मंत्रालय का स्थापना आपका नवंबर 2014 में हुआ था। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे 2 मंत्रालय बहुत, एक जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, जिसका गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री है। ये कौन, एक गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री है, जिसका स्थापना 2019 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि मोदी सरकार का ये 2 बहुत बड़ा उपलब्धि है। आपका जल शक्ति मंत्री है ये जल शक्ति मंत्री। देखिए ये सब चीज इस वजह से, क्योंकि देखिए हर घर जल नल 2024 तक रखा गया है, और सबसे बजट में बहुत ज्यादा इसको ध्यान भी दिया जा रहा है। इसका जल संरक्षण के लिए जो अभी पुरस्कार दिया गया, ठीक है, तो ये सारा चीज आपको दिया गया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को। तो ये 2 चीज, ये 2 मंत्रालय और आयुष मंत्रालय भी जन औषधि केंद्र खोला जा रहा है। अभी आपको बोले ना, रेलवे में भारत जन औषधि रेल में खोला जा रहा है। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, आयुष मंत्रालय द्वारा आपको जो है बीमा कवर दिया जा रहा है 5 लाख रुपया। तो ये चीज ना एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज एग्जाम में पूछने में बहुत ज्यादा मतलब संभावना रहता है कि और क्वेश्चन पूछता कैसे है, जो ज्यादा मतलब कल्याणकारी योजना होता है, जो ज्यादा व्यक्ति तक, ज्यादा नागरिक तक जिसका पहुंच हो, जो ज्यादा डिमांडेबल हो, वही से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन के पूछने का जो है
कोई भी हो, कोई भी आयोग हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें एग्जाम का पूछने का आप क्वेश्चन मिला के देख लीजिएगा, विशेष महत्व तो होता है तभी जाके करंट का क्वेश्चन बनता है। तो उसी हिसाब से पढ़िए, फालतू फालतू क्वेश्चन पढ़ के कोई फायदा नहीं, उसका महत्व को देखिए कि इस क्वेश्चन का महत्व, इस जो क्वेश्चन बना है इसका महत्व क्या है, ये कितना लाभान्वित है, कितना लोग जन कल्याणकारी योजना है या नहीं है। योजना तो बहुत सारा है, जितना पढ़िएगा उतना पढ़िएगा, मगर देखिए आज भी जन धन योजना के बारे में पूछा जाता है, आज भी डिजिटल इंडिया के बारे में पूछा जाता है, आज भी मेक इन इंडिया के बारे में पूछा जाता है। पहली बार जब 2014 में प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री मोदी, तो वही आपका लाल किला से जाके ये सारा चीज के बारे में जनधन योजना, आज जनधन योजना में लगभग 48 करोड़ खाताधारी हो गया है। और आपको एक दिन वीडियो बनाए थे तो बताते कि बिहार में सबसे अधिक 68% के करीब बिहार के लोगों के पास जनधन खाता में योजना, और जनसंख्या में अधिक रहेगा तो यूपी। तो ये सब चीज क्या है, अब बहुत जरूरी है, ये सब एकदम जरूरी ही जरूरी है। ये 28 अगस्त आप लोग जानते हैं, 28 अगस्त 2014 को खोला गया था जनधन योजना, ठीक है। तो वही है। अब जैसे मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, ये सब क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इससे लोग लाभान्वित है, ठीक है। अब देखिए मेक इन इंडिया पे कितना पहल हो रहा है, सारा चीज। अभी जो है ट्रेड बार, अब भारत का एक ऐसा स्थिति हो गया कि अब दूसरे देश के साथ ट्रेड बार, अभी देखिए चाइना से हम लोग व्यापार करना बंद कर दिए तो दिमाग खराब हो रखा है, ठीक है कि नहीं है। तो ये चीज है, आप जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनिएगा तो दूसरे देश को आप अपने आगे नहीं झुका सकते हैं। तो मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारा काम हुआ है, तो ये सारा चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्यतिथि कब मनाया जाता है। तो अभी आपको बोले थे, शुरू होने से पहले बताए थे कि 16 अगस्त को इसका जो है निधन हुआ था 2018 को, कितना 2018 को। और कैवा ये पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो 5वां कहिएगा, कैवा कहिएगा, 5वां कहिएगा, ये बात जानते चलिए। ये जो है सब, ये जन्म कब होता है तो ये जान जाइएगा, 25 दिसंबर 1924 को, 1924 को होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के कहां से, ग्वालियर में पैदा हुए थे, ये याद रखिएगा। और इसी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के नाम पे हम लोग मनाते हैं, ये याद रखिएगा। सुशासन कहेगा कि सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं, तो क्या कहिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। कब मनाते हैं तो 25 दिसंबर को मनाते हैं। इसको भारत रत्न भी मिला है, कब मिला था तो 2015 में, ये याद रखिएगा, 2015 में भारत रत्न दिया गया था। सबसे पहले 10 में प्रधानमंत्री बने थे, कब बने थे, 13 दिन के लिए बने थे, 13 दिन के लिए 1996 में बने थे, ठीक है। और ये सबसे पहले यूएनओ में हिंदी में स्पीच देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी थे 1977 में देखिए, तो ये दिया है ना आपका भारत रत्न 2015 में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ छोड़, आपको एक चीज बता रहे थे, बताते आपको, हाँ देखिए, सबसे पहले जो है अटल जी यूएनओ में गए थे और हिंदी में भाषण दिए थे, ये बात जानिएगा। हिंदी में भाषण देने वाले पहले नेता थे। जब आप गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में, मोरारजी देसाई, जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे जो है आपका इमरजेंसी खत्म होता है, उसके बाद इलेक्शन होता है, इलेक्शन में इंदिरा गांधी हार जाती है और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में कई पार्टी मिल करके एक सरकार बनता है, ठीक है। गैर कांग्रेसी सरकार पहली बना था और उसमें विदेश मंत्री थे हमारे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। और यूएनओ में जाते हैं, यूएनओ का जानते हैं ना, यूएनओ का, ठीक है। तो यूएनओ में जाते हैं और यूएनओ में जाकर के हिंदी में भाषण देते हैं और वहां पे सारे लोग ताली के गड़गड़ाहट से पूरा हॉल जो है एकदम पूरा हिल गया था। तो ये इसका व्यक्तित्व है। और इसके बारे में और एक चीज जानिए, ये जो है एक नारा इसका बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, इंसानियत, ठीक है। इसका हम नारा था ना, 3 गो नारा दिए थे, ठीक है, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। 1999 में फरवरी में, कब आपको बता देते हैं हम, ये आपको बता देते हैं, फरवरी का बात है। फरवरी 1999 में जो है, 1999 में लाहौर में एक समझौता किया था जम्मू कश्मीर को लेके। कहां पे, लाहौर में एक समझौता किया था, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। और इस समझौता में सबसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पहली बार बस सेवा भारत से पाकिस्तान शुरू किया गया था। मगर दुर्भाग्यवश हम लोग का जो है थोड़ा सा पोलाइटनेस, हम लोग का नम्रता को जो है वहाँ के उस टाइम सेना जनरल परवेज मुशर्रफ था, और उसी को देखते हुए 1999 में जून जुलाई में, जानते हैं मई जून में जो है आप कारगिल पर वहाँ पे हमला कर देता है। अगर तो कहने का मतलब यही है कि जब कोई आदमी अगर थोड़ा सा नम्र होता है या कोई आदमी थोड़ा सा किसी से प्यार करने लगता है तो उसका क्या है, आदमी गलत फायदा उठाता है। ये अटल बिहारी का गलत फायदा उठाए थे। नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री थे, नवाज शरीफ से अच्छा बनता था, मगर परवेज मुशर्रफ, क्योंकि जानते हैं पाकिस्तान जब से अब आजाद हुआ, मतलब जब से अलग हुआ है हम लोग से, तब से लेके अब तक एक भी अस्थायी सरकार नहीं आया, एक भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है कभी कार्यकाल, क्योंकि वहां पे लोकतांत्रिक सरकार से ज्यादा वहां पे सैन्य सरकार रहता है। म्यांमार का और पाकिस्तान का सेम कहानी है, हर दिन तख्ता पलट होता है।
कब वहां पे तख्ता पलट हो जाएगा कोई नहीं बता सकता है। फिर वही लड़ाई के बाद तख्ता पलट करने के बाद जो है परवेज मुशर्रफ वहां पे सत्ता पे आया था, ठीक है। तो लाल ये बता रहे थे आपको कौन, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। तो ये इसका ये नारा याद रखेगा, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। तब कश्मीर के बाद इस वजह से कहा गया था क्योंकि कश्मीर में वहां पे उस टाइम बहुत ज्यादा, अब तो कश्मीर शांत हो गया। तो कश्मीर जब वहां पे 370 कब हटा कश्मीर से, तो ये सब जानते 5 अगस्त को हटा था, ये बात याद रखेगा। 5 अगस्त को हटा था आपका कब, 2019 को। और जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश का जो है दर्जा कब दिया गया था, 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये सब चीज जानते चलिएगा, ठीक है। तब से लेकर तो इस बार शांति, इस बार स्वतंत्रता दिवस बहुत बढ़िया से जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, ठीक है, मनोज सिन्हा है। और आपको लद्दाख का कहेगा तो बीडी मिश्रा है। तो ये दोनों को याद रखिएगा, बीडी मिश्रा कहेगा तो क्या कहिएगा, लद्दाख का। हाँ, जम्मू का। अच्छा एक बात, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है आदमी को। अब नहीं बोलिएगा कि जम्मू कश्मीर चाइना से लगता है, क्योंकि देखिए ये आपका बता रहे हैं, ये जो है आप देख रहे हैं ना, ये अब जम्मू कश्मीर आपका इतना ही रह गया, ये ऐसे होकर के ये अब आपका लद्दाख हो गया। तो लद्दाख पाकिस्तान से भी सीमा लगाता है और चाइना से सीमा लगाता है। अब जम्मू कश्मीर सिर्फ एक ही कंट्री है जिससे सीमा लगाता है, जो पाकिस्तान है, ठीक है। ना अफगानिस्तान से लगाता है, ना चाइना से लगाता, किसी से नहीं लगाता, सिर्फ किससे लगाता है, आपका पाकिस्तान से लगाता है। तो ये बात याद रखिएगा। अब लद्दाख लगाता है, चाइना से भी लगाता है, पाकिस्तान से भी लगाता है, ऊपर में अफगानिस्तान होगा। तो यहाँ पे बखान कॉरिडोर है, ठीक है, आप लोग पढ़े होइएगा तो मालूम है बखान कॉरिडोर। तो ये बात बताते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हम आपको क्या क्या बताए हैं। 10 बार लोकसभा सदस्य रहे, एमपी में ग्वालियर में 1924 में पैदा हुए थे। 18 तारीख को जो है 16 अगस्त 2018 को मृत्यु हो गया था। यूएनओ में जाकर के हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे और उस टाइम विदेश मंत्री थे। भारत रत्न भी प्राप्त किए थे। और इसके बारे में आपको जितना बताया जाए, बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी आदमी थे भैया। इसके बारे में क्या बोलिएगा, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है हमारे देश के, ठीक है। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी को भी जब जनसंघ, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ का स्थापना 1951 में किए थे, ठीक है। अब बाद में आगे की चाह के इसी में, क्योंकि ये 1951 में जनसंघ में भी मिल गए थे, ठीक है। पहले आरएसएस के सदस्य बने थे, फिर 1951 में जनसंघ में मिल गए और 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना करते हैं। फिर इसमें आगे चल करके 1996 में पहले सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले थे। 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। कहेगा कि कमा प्रधानमंत्री थे, तो 10वां प्रधानमंत्री थे भारत के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आइए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, G20 फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो G20 के बारे में आप लोग जानते हैं, अभी G20 का बहुत सारा चल रहा है, इतना सारा सम्मेलन हुआ है कि आपको देखिए जो मुख्य है उसी को देखना है। तो अभी आपका G20 फिल्म महोत्सव वाला है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी वजह से इसको हम डाल दिए हैं। और आज 16 अगस्त आज ही होने वाला है, आपका दिल्ली में होने जा रहा है। और इसका जो है उद्घाटन आपका अपना कौन, G20 का सिरेपा कौन है, अमिताभ कांत है। तो अमिताभ कांत ही इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, कहाँ पे होने जा रहा है, दिल्ली में होने जा रहा है। G20 का जो है कहेगा कि आपको फिल्म महोत्सव का उद्घाटन। और आज एक और हो जा रहा है, G20 यूथ सम्मेलन भी हो जा रहा है, ठीक है। G20 का यूथ सम्मेलन वाराणसी में हो रहा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। वाराणसी में हो रहा है, तो इसको भी आपको जानते चलना है, ठीक है। कोई कहा कि यूथ सम्मेलन G20 का यूथ वाला याद रखेगा। यूथ सम्मेलन कहाँ हो जाएगा, वाराणसी में। और फिल्म महोत्सव कहाँ हो जा रहा है, तो नई दिल्ली में। कौन उद्घाटन करेंगे, तो क्या कहिएगा, जो कहेगा कि आपका G20 का अभी जो है ये सरेपा कौन है, तो अमिताभ कांत है। तो अमिताभ कांत के ही कर कमलों से उद्घाटन किया जाएगा दिल्ली में। ये अब G20 के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। G20 में टोटल 19 देश है और एक क्या है, संघ है। एक संघ, कौन संघ है, तो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, EU है। ये बात आप लोग जानते चलिए, ठीक है। टोटल मिला के 20 है। और इस 20 विकसित और विकासशील देश मिल करके एक बहुत बड़ा पूरे विश्व का 85% GDP का भागीदार अकेले है। और 75% व्यापार करता है ये अकेले, ये समूह G20 समूह। इतना पावरफुल, शक्तिशाली ये समूह है। तो ये कहेगा कि इस बार कैमा शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो क्या कहिएगा, एकदम कह दीजिएगा कि 18वां हो रहा है। 17वां का, क्योंकि देखिए एक ट्रायंगल बनाता है, ये हमेशा से पूछा है, तो ये ट्रायंगल को आपको जानते चलना है, ठीक है। तो 17वां कहाँ हुआ था, ये 17वां हुआ था आपका इंडोनेशिया में। 18वां मेरे वहां हो रहा है, 19वां ब्राजील में होगा। तो आपको ये चीज जानते चलना है, ठीक है ना। ब्राजील में होने वाला है और इधर इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है ना। तो इतना सारा चीज जानते चलिएगा कि G20 में इतना विकसित और विकासशील दोनों देश है। ये कब अस्तित्व में आया था, 1999 में आया था। देखिए ये सब चीज इस वजह से बताते हैं क्योंकि भारत के पास अध्यक्षता है और G20 लेकर के बहुत विवाद में भी रहा था। कौन,
वसुधैव कुटुंबकम, चाइना जो है उसमें आपत्ति, हम एक वीडियो में इसके बारे में बात बता चुके थे कि ये सब जो है यूएनओ के चार्टर में नहीं मिलता। यूएनओ के चार्टर में 6 ही लैंग्वेज है, ठीक है। उस 6 लैंग्वेज में से हम लोग का वसुधैव कुटुंबकम ये जो है संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा को जो है यूएनओ के चार्टर में रखा नहीं गया है, तो इस पर अपोज किया और जितना भी उसका जो सरकारी दस्तावेज होता है यहाँ से इस भाषा को यानी इस शब्द को निकालवा दिया गया चाइना की वजह से। तो ये बहुत ज्यादा हिट में रहा है, तो इस बात को समझते चलिएगा, ठीक है ना। और ये जो आपको कहेगा कि आपका वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिए, तो कौन, तो ये वाला बात है। G20 के बारे में एकदम बिल्कुल भी ध्यान देना है। यूथ 20 कहेगा तो कहाँ हो जाएगा, वाराणसी। G20 का स्थापना 1900, देखिए ये G20 पहले समूह राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है, हर देश का जो अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, पहले इसका बैठक नहीं होता था। पहले क्या होता था, 1999 में इसका पहला बैठक वाशिंगटन DC अमेरिका का जो है राजधानी है, वहाँ पे केंद्रीय गवर्नर, जो केंद्रीय जो बैंक होगा कोई भी राष्ट्र का या कोई भी देश का, तो उसका गवर्नर होगा या फिर उस देश का जो वित्त मंत्री लोग होते हैं उसी का बैठक होता था, ठीक है। तो 2008 में जाके फिर इसका बैठक में क्या हो गया कि सारे लोग मिलने लगे, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मिलने लगे। 2008 से फिर ये कंटिन्यू चल रहा है और विकसित और विकासशील देश मिलकर के इसको आगे बढ़ाया जा रहा था। तो इसका स्थापना 1999 कहिएगा कि कहाँ हुआ था, ये भी कह दीजिए कि वाशिंगटन DC में हुआ था। चलिए इतना सारा चीज जानते चलिए, और G20 के बारे में बहुत कुछ बताना है, बट आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी है, बस इतना जानते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आइए। देखिए यहीं पे आपका ये हॉल है, यहीं पे आपका G20 का फिल्म महोत्सव होने वाला है। यूथ 20 और फिल्म महोत्सव ये दोनों याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है और पूछता है और यही सब करता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अभी जो है आपका नवरोज त्योहार है। देखिए नवरोज जो है पारसी है ना, हमारे दादा भाई नौरोजी सबसे अधिक कहेगा कि इंडिया में पारसी कहाँ रहते थे, क्या कीजिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात में रहता है। देखिए जब मुस्लिम आक्रमण हुआ ना तो बहुत सारे पारसी यहाँ से पलायन कर गए और जाकर के जो है वो वाले साइड में बस गए, ठीक है। और सबसे अधिक पारसी धर्म मतलब पारसी जो है सबसे अधिक कहेगा कि कहाँ कौन कौन सा देश में है, तो ईरान कहिएगा, इराक कहिएगा, ठीक है, ये सब, ये अफगानिस्तान, ये सब में पारसी धर्म अच्छा खासा है। और हमारे इंडिया में भी है। इंडिया में कैसा कहाँ है तो आप क्या कहिएगा, जैसे आप कल मैडम भिका जी कामा बताए थे, दादा भाई नौरोजी बताए थे, तो जमशेद जी टाटा, ये लोग सब क्या है, पारसी धर्म के मानने वाले हैं। तो सब महाराष्ट्र में और गुजरात में ये वाला आपको मिलेगा। तो नवरोज का मतलब क्या होता है, नव मतलब नया और रोज मतलब दिन होता है। हम लोग नहीं बोलते कितना रोज, तो पहला रोज, नव मतलब नया, रोज मतलब दिन, तो नया दिन पहला साल का हो गया तो क्या हो जाएगा, नवरोज जो है पहला दिन होता है। इस धर्म के द्वारा, यहूदी धर्म द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। यहूदी बोलते हैं पारसी धर्म द्वारा मनाया जाता है। कहाँ गया भाई पारसी, ठीक है, पारसी धर्म द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। जुरुथुरुष्ट इसका जो भगवान थे जुरुथुरुष्ट थे, ठीक है। और इसका जो किताब होता है उसको जैन अवस्था कहते हैं, ठीक है। ये सब पूछता है कि पारसी धर्म से जो है संबंधित उसका धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है, तो जैन अवस्था है, ठीक है। अवस्थी ऐसा ही होता है, जैन अवस्था अवस्थी, ठीक है। ये होता है इसका धार्मिक ग्रंथ है। उसके भगवान जो है जुरुथुरुष्ट को मानने वाले लोग थे अग्नि का पूजा करते हैं। किसका पूजा करते हैं, अग्नि का पूजा करते हैं। और कम से कम ये जो देखिए यहाँ लिख दिया है 300 वर्ष पुराना ये धर्म है, 300 वर्ष पुराना धर्म है, अग्नि को पूजा करते हैं। नवरोज का त्योहार अभी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए पकवान है नया साल में, देखिए जैसे हम लोग बैसाखी के दिन पहला बैसाख को मनाते हैं ना, नया साल हम लोग का जो अपना कैलेंडर है उस कैलेंडर के, और अंग्रेज सब अपना 1 जनवरी को मनाते हैं। तो सबका अलग अलग धर्म का अलग अलग, देख रहे हैं कितना घूम रहे हैं, गा रहे हैं। तो नया साल होता है तो किसी भी धर्म के लिए उसका एक अलग ही विशेष महत्व होता है। चलिए आगे आइए, रुस्तम पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए रुस्तम के बारे में आप लोग जानते हैं, अक्षय कुमार की मूवी भी आई थी ना, तो वही अक्षय कुमार उसे रुस्तम पुरस्कार दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। शासन प्रशासन को जो सही से संचालन किया जाता है, जो किया जाता है, तो शासन प्रशासन में भागीदारी कौन लेता है, पुलिसकर्मी लेते हैं, तो उसी को दिया जाता है। 50,000 से लेकर 5 लाख तक पुरस्कार दिया जाता है इसमें, ये बात याद रखिएगा। कितना, 50,000 से 5 लाख तक दिया जाता है। इस बार 55 पुलिसकर्मियों को दिया गया है ये पदक। ये कुछ दिन पहले जो ना ये पदक को बैंड कर दिया था, मतलब रोक दिया था, फिर इससे 2022 से इसको फिर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश सरकार देता है रुस्तम पुरस्कार। देखिए मध्य प्रदेश का जैसे तानसेन पुरस्कार, बहुत सारा पुरस्कार, मध्य प्रदेश का पुरस्कार बहुत हाईलाइटेड होता है, तो यहाँ से पूछता है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, और वहाँ के राज्यपाल मंगू भाई पटेल है, ठीक है। मध्य प्रदेश में मतलब मध्य प्रदेश ये वहाँ के गृह मंत्री थे, ठीक है। ये कौन थे उस टाइम के गृह मंत्री थे 2022। अब क्या है देखिए, टॉयलेट मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है। टॉयलेट मैन अभी आपको आए थे, क्योंकि इस क्वेश्चन को बोलना बहुत देखिएगा। बिहार के सबसे पहली बात है, ये जो बिंदेश्वर पाठक को देख रहे हैं, इसको जो है 1991 में इसको पद्म भूषण भी मिला है, इसको पद्म भूषण भी मिला है। इसका जो है जन्म जो है बिहार में होता है, कहाँ पे, बिहार में, बिहार के वैशाली में। कहाँ पे, वैशाली में जो है
इसका जन्म होता है, कब होता है 1943 को, ये बात जानते चलिएगा। ये बहुत फेमस आदमी है। ये जो माथे में भर के जितने भी स्वीपर होते हैं जो साफ सुथरा करते हैं रोड को, माथे में मैला वैला लेकर के जो, तो इस प्रथा को समाप्ति करने में ये बहुत योगदान रखे हैं। टॉयलेट सबसे पहले जो है इसका एक चैरिटी था, ठीक है, इसका एक चैरिटी था, उस चैरिटी का नाम हम भूल रहे हैं, बड़ा बढ़िया नाम था इसका। उस चैरिटी के माध्यम से जो है ये आप जो है, हाँ, सुलभ इंटरनेशनल, क्या नाम था, सुलभ इंटरनेशनल, ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल, सुलभ इंटरनेशनल जो है इसका क्या है, एक चैरिटी है। वो एक समय सब नहीं होता है, समूह होता है, हेल्प सोशल हेल्प ग्रुप होता है ना, अलग अलग काम के लिए इसकी सोशल हेल्प ग्रुप है, वहाँ पे लोग जुड़ते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। तो इसी तरह से बिंदेश्वर पाठक वो आपका सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक भी हैं और इसका स्थापना ये 1980 को करते हैं। देखिए इससे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है कोई एग्जाम में, क्योंकि आपका इसका इंपोर्टेंस देखिए। कोई कहेगा आपको कि टॉयलेट मैन के नाम से किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा, बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक कहाँ पैदा, कहाँ के थे, बिहार के थे, वैशाली के थे। कब पैदा हुए थे, 1945 को। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम के करीब करीब जो होगा तो इस पर एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ के रहने वाले थे, पद्म भूषण कब दिया गया है, किस नाम से विख्यात थे, तो इसको टॉयलेट मैन कहते थे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं समाज में, इसको क्रांतिकारी, जिस बात के बारे में अभी भी समाज में इसको देखिए 2014 से जो है शौचालय अभियान जो है आपका, मोदी जी भी 2 अक्टूबर से शुरू किए 2014 से, और जानते हैं 15 अगस्त 2014 को ही लाल किला से इस चीज का अभियान किए थे कि हमको जो है हर घर टॉयलेट देना है, ठीक है। और धीरे धीरे ये अभी बहुत सही हो गया, मतलब लगभग लोग के घर में अब शौचालय हो गया है। बहुत इसमें घोटाला भी हुआ बट लगभग लोग के घर में हो गया, तो इसके लिए इसका बहुत योगदान है। मैला ढोने का प्रथा को भी समाप्त इन्होंने किया, ये आपका बिंदेश्वर पाठक। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये आप पुरस्कार लेते हुए अपना रामनाथ कोविंद है, अपना रामनाथ कोविंद देख रहे हैं, मनमोहन सिंह के बगल में बैठे हुए, बहुत फेमस आदमी थे बिंदेश्वर पाठक। इसको आप मतलब अपने बिहार के थे। कहने का मतलब ये है कि जो भी अच्छा कर्म करता है तो उसको आदमी आज भी याद करता है और इतिहास भी याद रखता है। अच्छा काम होना चाहिए, समाज से गंदगी, समाज से भेदभाव, समाज में हर आदमी का एक अपना पोजीशन दिलाना, वो कोई गरीब हो या अमीर हो। अगर कोई आदमी अगर कोई काम करता है, समाज को साफ करता है, गंदगी साफ करता है, तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इससे आपको सीख लेना चाहिए कि ये इसको जो है माथे में मैला लेकर के या गंदा लेकर के जो होता था, आप बताइए ये कितना गंदगी, कितना बीमारी हो सकता है। लोग गांव समाज में, शहर में ये जागरूकता होनी चाहिए इस पर, इसका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। फिर इसी तरह से आपको अब कल से हम मॉर्निंग में सीरीज लेके आने वाले हैं आप लोग को 7:30 8 बजे तक आपको डेली का करंट मिल जाएगा। अब कल ही से मॉर्निंग से लाएंगे, लेट हो जाते हैं कुछ काम में व्यवस्था के कारण, अब मॉर्निंग में आएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं कल सुबह।